अच्छा, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। 7:30 का लेक्चर है, 7:30 को लोगों को आ जाना चाहिए, वो नहीं आए हैं तो उनका गलती है। सो बेटा सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडक्शन। बताओ तो मेरे को प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी अलग अलग टाइप का होता है, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। तो जब भी प्रोडक्शन होएगा कोई ना कोई यूटिलिटी क्रिएट होता है। प्रोडक्शन किसका होता है बेटा, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का। सो प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स और कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। सो प्रोडक्शन से बाहर आया आउटपुट। आउटपुट के देख ब्रैकेट में मैंने लिखवाया रहेगा प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर। फिर आउटपुट से बाहर आता है स्टॉक। स्टॉक इज समथिंग विच इज योर एबिलिटी टू सप्लाई। स्टॉक से बाहर आया सप्लाई। सप्लाई इज योर विलिंगनेस टू सेल, या तो इट इज ऑफर फॉर सेल, बिक गया कि बेचने की इच्छा। और ये जो मेरी बेचने की इच्छा है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक प्राइस और एक टाइम। दैट इज व्हाई वी कॉल सप्लाई एज अ रिलेटिव टर्म। सप्लाई इज अ विच टर्म, रिलेटेड टू व्हाट एंड व्हाट, प्राइस एंड टाइम। फिर हम लोग ने सप्लाई से पढ़ा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था सेल्स। सेल्स इज व्हाट इज एक्चुअली सोल्ड। तो सप्लाई सेल्स आर नॉट द सेम। सेल्स होने के बाद अपने को मिलेगा रेवेन्यू। Revenue is the money earned after selling the goods and services, which has to be distributed to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. ये बराबर है क्या? So कहना ऐसे this was the introduction वाला पार्ट। अपन ने 6 से 7 कॉन्सेप्ट पढ़े। प्रोडक्शन, आउटपुट, स्टॉक, सप्लाई, सेल्स, रेवेन्यू। रेवेन्यू का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है, फैक्टर, पेमेंट्स। यार वी क्लियर विद दैट? चल, उसके बाद हम लोग ने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व पढ़ा। जैसे तुम लोग ने इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व पढ़ा था, वैसे ही देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, कितने लोगों का सप्लाई कर्व होता है? एक जन का, वन पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्केट सप्लाई में इज इट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन के ग्रुप ऑफ पीपल, but commodity is one only. So can I say individual demand, individual supply curve and market supply curve का डायग्राम्स नोटबुक में बनाया है along with टेबल। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था, दैट वाज बाय द नेम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलो, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कौन सा है? सिर्फ प्राइस बोलना गलत है। हाँ, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, या तो प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, या तो प्राइस ऑफ कंसर्न गुड। याद आ रहा है क्या? ये बोलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसके बेसिस पर मेरे और 4 आंसर है। अच्छा, जब भी प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड रहेगा तो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या आएगा? वेरिएशन। वेरिएशन के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है एक्सपेंशन, एक का नाम है कॉन्ट्रैक्शन। सो हायर द प्राइस, higher the supply, lower the price, lower the supply. This is called as the law of supply. प्लस अगर प्राइस राइज हुआ, सप्लाई राइज हुआ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बराबर है इंक्रीज डिक्रीज क्या, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला क्या है? एक्सपेंशन। ये वाला कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो so can I say there are certain other factors than price of a particular good which is called as change in quantity supplied के change in supply। अच्छा, change in quantity supply बोला तो किसकी वजह से हुआ? प्राइस। और सिर्फ change in supply बोला तो other factors। इसके भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम इंक्रीज, एक का नाम डिक्रीज। सो अदर फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अपन ने कैपिटल इज लिमिटेड ऐसा अज्यूम किया था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में व्हाट वी अज्यूम कि कैपिटल शुड रिमेन लिमिटेड। अगर एक बीड़ी को बनाने का 1 रुपया है तो 1 लाख रुपए में कितना बीड़ी बनेगा? 1 लाख। अब अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया, 1 रुपए के जगह पर मेरा कॉस्ट बढ़ के कितना रुपया हो गया? 2। Then what will be my output? 50,000. Why it is only 50,000? Because now 1 BD is equal to how many rupees? 2. और तेरे पास कैपिटल कितने रुपयों का है? 1 लाख।
तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 करेगी तो तेरे पास 50,000 यूनिट्स आएगा। तो जैसे ही कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, अपना सप्लाई क्या हो गया, फॉल। सो कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप। और यहाँ पर अपन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। चल नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था टेक्नोलॉजी, आई मीन टू से टेक्नोलॉजी। बोलो टेक्नोलॉजी या तो लेटेस्ट रहेगा या तो लेटेस्ट रहेगा तो इंक्रीज, आउटडेटेड रहेगा तो डिक्रीज। नेक्स्ट वाला पॉइंट किसका एक्सपेक्टेशन, किसका? अरे हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, वो पॉइंट मैंने पूरा लिखा है। बट हुज एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस? प्रोड्यूसर। क्योंकि अपन के कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सप्लाई। सप्लाई मतलब किसका? पीओवी। तो प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। किसको लगता है? तो बताइए, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट का सप्लाई कम बोलना चाहिए कि डिक्रीज बोलना चाहिए? सो व्हेन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर विल राइज, द सप्लाई ऑफ द प्रेजेंट विल डिक्रीज। रिलेशनशिप इज अगेन इनवर्स। ये बराबर है। नेक्स्ट वाला कौन सा पॉइंट था? गवर्नमेंट का पॉलिसी या तो फेवरेबल या तो फेवरेबल रहेगा, मतलब टैक्सेस कम, सब्सिडी ज्यादा। ये सब्सिडी क्या है? अरे सब्सिडी रे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सब्सिडी? सब्सिडी इज अ ग्रांट गिवन बाय द टू द प्रोड्यूसर्स। जैसे कि फार्मर लोन लेता है तो फार्मर को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट? सो सब्सिडी देना मतलब एक तरीके का डिस्काउंट देना प्रोडक्शन में। आर वी क्लियर विद दैट? सो अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी फेवरेबल रहेगा तो सप्लाई विल इंक्रीज, अनफेवरेबल रहेगा तो सप्लाई विल डिक्रीज। फेवरेबल और अनफेवरेबल किस पे डिपेंडेंट है? टैक्स और सब्सिडी पर। चल नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा? कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस मतलब क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में, एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर नेचुरल कंडीशंस आर फेवरेबल मतलब बारिश अच्छा है तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होंगे, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, देन द सप्लाई विल इंक्रीज। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो सप्लाई विल डिक्रीज। द नेक्स्ट पॉइंट वाज बाय द नेम ऑफ विच फैसिलिटी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है, रोडवे, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, मार्केटिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगी ना सब टकाटक है। सो अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। अगर आउटडेटेड रहेगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर तुम्हारे सिलेबस में आता है विच इज़ फॉर 8 मार्क्स, कौन सा है? लॉ। तो अभी तुम लोग ही मेरे को लॉ बताओ, लॉ के अंदर क्या क्या लिखूँ वो बताओ। ये लॉ का नाम क्या आएगा? लॉ ऑफ सप्लाई। बेटा लॉ ऑफ सप्लाई देने वाले आदमी का नाम? वन एंड ओनली, एक ही आदमी है जिसने तुम्हारी मेरी जिंदगी की माँ बहन करके रखी हुई है। सो कैन आई से लॉ ऑफ सप्लाई वाज गिवन बाय अ पर्सन बाय द नेम ऑफ एल्फ्रेड मार्शल। इन विच ईयर? 1980। तो देखो नहीं लगता मैं ही इकोनॉमिस्ट बन जाऊं? हाँ, इट इज 1890। इन हिज बुक बाय द नेम ऑफ, परफेक्ट। देख ये सब है ना इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। आई होप यू रिमेंबर एंड यू नो दैट लॉज के कुछ स्टेप्स है, लॉज के कुछ स्टेप्स है, क्योंकि मैंने इसके पहले नहीं पढ़ा है इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू राइट डाउन द लॉ? इंट्रोडक्शन। स्टेप नंबर 2, वेरी गुड, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के बाद, हाँ परफेक्ट, टेबल और ग्राफ, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्लेनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेबल एंड ग्राफ। परफेक्ट बोली, सिर्फ एक्सप्लेनेशन बोलना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेबल एंड ग्राफ। सो कितना स्टेप्स हुआ? 3। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड ग्राफ, चौथा assumptions. What are the assumptions? All the factors should remain constant. Price also should remain constant. All the other factors should remain constant. And what is step number 5? Assumptions हो गया। उसके बाद बुक में देख कर देती है चीटर है,
एक्सेप्शंस लिखना पड़ेगा अगर पूछा तो। लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस पढ़ा था? हाँ वो अलग बात है, पर अगर एग्जाम में देखो ऐसा पूछा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, हाँ ऐसा ही होता है। तेरे को हैप्पी रियलाइजेशन, तो इसके पहले 2 लॉ ऑलरेडी पढ़ चुका है। एक का नाम लॉ ऑफ डिमांड था, पूछा नहीं है पर पूछ तो सकते हैं ना। तो बुक का नाम क्या था बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और बेटा लॉ क्या बोलता था? सेटेरस पेरिबस। ये तुम लोगों को सेटेरस पेरिबस याद है कि नहीं मेरे को वापस पता नहीं है, लास्ट लेक्चर में बोला था। परफेक्ट है। अदर फैक्टर्स देन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। So other factors than price remaining constant. What is the relationship between price and quantity supplied? Inverse है कि direct है? So higher the price, higher the supply. Lower the price, lower the supply. This is called as law of supply. This is called as law of supply. बोलो ओम भट्ट स्वाहा। सप्लाई का कैसा बनता है? डाउनवर्ड क्या अपवर्ड? रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट। तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये मेरा सप्लाई का कर्व। वाई एक्सिस पे क्या होता है? प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? करेक्ट, क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहां पर अगर ये मेरा ओरिजिनल प्राइस है पी, तो मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? क्यू। प्राइस राइज हुआ तो एरो अप हो जाएगा, और प्राइस राइज होने पर अपना क्वांटिटी सप्लाइड भी देख ऑटोमेटिकली बढ़ गया, अगर तेरा कर्व राइट रहेगा तो। तो पहले डब्बा बनाने का कि पहले कर्व बनाने का? कर्व। ये देख, ये आ गया अपना Q1, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया। प्राइस हो गया P2, मतलब प्राइस राइज हुआ कि फॉल हुआ? फॉल हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड हो गया Q2, एंड दैट इज हाउ योर सप्लाई कर्व लुक्स लाइक। सो कैन आई से दिस इज योर एंटायर लॉ? इंट्रोडक्शन लिखो, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखो, टेबल बनाओ, टेबल के बाद डायग्राम बनाओ। स्टेटमेंट जो है वो डिक्टो होना चाहिए, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा सेम होना चाहिए, उसका 1 मार्क मिलता है पूरा। फिर टेबल बनाओ, डायग्राम बनाओ। असम्पशंस के आगे क्या लिख देने का? नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। डिटर्मिनेंट्स के आगे, पर कौन से डिटर्मिनेंट्स के आगे? प्राइस को छोड़ के सब। सो अदर फैक्टर्स याद रख। इसीलिए देख लॉ में क्या लिखा है? अदर फैक्टर्स देन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है उसके आगे तू नो चेंज लिख दे। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर्स, नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। जितने भी अदर फैक्टर्स थे उसके आगे नो चेंज। आर वी क्लियर विद दैट? चल अब आगे बढ़ते हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट आर द, ये हो गया लॉ। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जो लॉ को फॉलो करते हैं कि जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। सो कैन आई से एक्सेप्शंस आर दोज व्हिच डू नॉट फॉलो द लॉ। तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, कैन आई से रिलेशनशिप क्या आएगा? इनवर्स। या तो शायद कोई रिलेशनशिप ही ना है, मतलब प्राइस राइज हो गया, प्राइस फॉल हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड सख्त लौंडा, सेम ही है। क्या इन दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप डायरेक्ट लग रहा है? नहीं। मतलब ये लॉ का क्या है? एक्सेप्शन कौन होते हैं? जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सो व्हाट आर द एक्सेप्शन? क्या हो गया? What are the exceptions to the law of supply? The exceptions will be in the form of, सबसे पहला which goods? Agricultural goods.
चलो आप लोग मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई कम होएगा, सप्लाई कांस्टेंट रहता है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? वो तो वेदर पे डिपेंडेंट है, प्राइस पर तो डिपेंडेंट ही नहीं है। डू यू अग्री कि सपोज अगर प्राइस ज़्यादा भी मिल रहा है और अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, विल यू बी एबल टू सप्लाई मोर? एक्चुअली क्या होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू द लॉ, इफ यू गेट हायर प्राइसेस यू शुड बी इन अ पोजिशन टू सप्लाई मोर। बट एग्रीकल्चरल गुड्स एक ऐसा एक्सेप्शन है जो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, और नेचुरल रिसोर्स क्या है? बारिश। अगर बारिश नहीं होगा, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगा, इवन इफ द प्राइस इज मोर, कैन यू इंक्रीज द सप्लाई, कैन यू डिक्रीज द सप्लाई? के सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट। सो देख, एग्रीकल्चरल गुड्स के केस के अंदर दिस इज बिकॉज देयर सप्लाई डिपेंड्स ऑन and they are produced in a specific season. If the natural conditions are unfavorable, then the agricultural production will be less. ये तो अपन ने already other factors में देखा है. So in such a case, even if there is an increase in the price, the supply cannot be increased. So अगर price बढ़ भी गया तो भी supply will remain for which goods? Agricultural goods. Therefore, they are the exceptions to the law of supply. चल नेक्स्ट वाला कौन सा आया? बोल भाई। अभी मेरे घर पर है ना, अचानक से कुछ तो इमरजेंसी, अर्जेंट का मतलब इमरजेंसी हुआ, कोई हेल्थ का क्राइसिस आ गया, कोई भी XYZ रीजन के वजह से मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मेरा खुद का दुकान रहेगा तो क्या मैं उस दुकान में जो गुड्स बेचूंगा उसको अभी भी हायर प्राइस पे ही सेल करूंगा? जो प्राइस पे सामने वाला, मतलब इवन एट अ लोअर प्राइस विल आई बी विलिंग टू सप्लाई मोर? प्राइस क्या है तो सप्लाई होना क्या चाहिए था? लो होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है अगर अर्जेंसी है। अगर क्या है? सो यहां पर क्या हुआ? अ सेलर हु इज इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश मे सप्लाई मोर क्वांटिटी इवन एट अ लोअर प्राइस। सो बेटा, एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर हमने क्या देखा कि अगर प्राइस ज़्यादा भी है तो भी हम क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा पा रहे नहीं है। दैट इज इन केस ऑफ विच गुड्स? अच्छा, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ कैश। व्हेन देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ कैश, इवन इफ द प्राइसेस ऑफर्ड आर लेस, as a producer am I willing to supply more? होना क्या चाहिए था? कम। आइडियली तो ऐसा है, पर ये आइडियल सिचुएशन का बात चल रहा है कि एक्सेप्शन का बात चल रहा है? अगर मुझे घर पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो मैं लोअर प्राइस पे भी क्या सेल करेगा? हायर नंबर ऑफ यूनिट्स। सो रिलेशनशिप क्या आया? लॉ में कौन सा रिलेशनशिप था, पर यहां पर कौन सा आया? मतलब इज इट फॉलोइंग द लॉ कि इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ? समथिंग विच डज नॉट फॉलो द लॉ इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। देख, नेक्स्ट वाला एक और पॉइंट आएगा विच इज बाय द नेम ऑफ विच गुड्स? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब जिसका लाइफ ज्यादा लंबा होता है, कम होता है। तू कई बार रात को अगर कोई सब्जी खरीदेगा ना, वो देख सस्ते में देता है। क्यों? कल बिकेगा ही नहीं, बिगड़ जाएगा। कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कि भाई कुछ तो मिल जाए। इसका मतलब इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लाई में सप्लाई मोर इवन एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि उसका मालूम है कि अगर मेरा माल आज नहीं बिका तो कल तो वैसे ही बिगड़ जाएगा। सो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स वी विल अगेन गेट विच रिलेशनशिप? इनवर्स। पेरिशेबल गुड्स का प्राइस कम होगा फिर भी वो सप्लाई ज़्यादा करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि ये गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते नहीं। ड्यूरेबल गुड्स के केस में ये प्रॉब्लम होता है क्या? उसको नहीं चाहिए, देखो मत लेकर जा, मैं इधर बाजू में मेरे गोडाउन में रखेगा। बट मैं पेरिशेबल गुड्स को गोडाउन में रख सकता, मैं उसको स्टोर कर सकता। पेरिशेबल का मतलब ही होता है जिसका लाइफ लंबा है कि जिसका लाइफ शॉर्ट है? शॉर्ट। द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है कौन सा गुड्स? रेयर। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ रेयर गुड्स?
बुक में मत देखो, खुद का दिमाग लगाओ। गोल्ड इज नॉट अ रेयर गुड। विंटेज का जो होता है उसको रेयर बोल सकते हैं। तूने भी कुछ एक वर्ड यूज किया, पेंटिंग्स, जैसे कि एक औरत थी मोनालिसा। अब ये मोनालिसा का पेंटिंग मेरे को 10 चाहिए, मिलेगा? दुनिया में है ही कितना? एक। तू करोड़ों रुपया दे, तू अब्जों रुपया दे, तू 10 लाएगा किधर से? पिकासो को वापस थोड़ी बुलाएगा एक और पेंट, पता नहीं किसने बनाया था। मोनालिसा कौन है नहीं मालूम। हाँ कुछ तो था, एक पेंटिंग है, नहीं छोड़ना। अच्छा जाने दे, तेरे को अपना वाला एग्जांपल देता है। गांधी जी का चश्मा मेरे को 15 चाहिए, उसके लिए हर चश्मे के लिए लाख रुपया देने के लिए रेडी है क्या सप्लाई? गांधी जी ने जो चश्मा पहना रहेगा वो लिमिटेड इन क्वांटिटी रहेगा, म्यूजियम में किधर तो पड़ा रहेगा, वो रेयर आर्टिकल होता है। सो कुछ पेंटिंग्स होते हैं, गांधी जी का चश्मा हुआ, टीपू सुल्तान का तलवार हुआ, ये सब का सप्लाई अपन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं कि इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो इन केस ऑफ विच गुड्स? रेयर गुड्स, the supply of rare goods cannot be increased or as per the demand. Why? Because उनका quantity limited है। इसका मतलब अगर मैं rare goods के लिए प्राइस ज़्यादा भी ऑफर करूं, सप्लाई बढ़ेगा, कम होएगा कि कांस्टेंट रहेगा? सो अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एंड द लास्ट पॉइंट इज लेबर सप्लाई। अच्छा, ये लेबरर को क्या मिलता है काम करने के बदले में? वेजेस। वेजेस का रिश्ता सप्लाई के साथ क्या? देख, मैंने जब महेश ट्यूटोरियल ज्वाइन किया था ना, फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग, आई यूज्ड टू गेट 150 रुपीज पर आवर। टीचर्स गेट पेड बाय द आवर। दिन का जितना घंटे का लेक्चर लेगा उतने घंटे का काम करने का मल्टीप्लाई करेगा, उतना पैसा मिलता था। अब मेरे को एक बात बता, अगर मेरा वेजेस बढ़ेगा तो मैं मेरा सप्लाई बढ़ाएगा। ये तो फैक्ट है कि भाई अगर पगार बढ़ रहा है तो मैं मेरा काम भी बढ़ा कर देगा। जैसे कि जब मेरा 150 रुपये का पगार था, मैं पूरे साल में 1000 घंटा ही काम करता था। पर जैसे ही मेरा वेजेस 200 रुपया हो गया, मैंने मेरा आवर्स ऑफ वर्क भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। आज तेरे को क्या लगता है मैं आज भी 150 रुपये पे ही काम करता रहेगा? 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा एक आधा जीरो तो बढ़ा रहेगा ना, मतलब 4 फिगर पर, 4 डिजिट पर तो रहेगा। तो मेरा वेजेस बढ़ गया, मैंने सप्लाई और बढ़ाया। क्या जिंदगी भर यही करूं? वेजेस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाएगा, वेजेस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाएगा, वेजेस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाएगा। देखो क्या लगता है जिंदगी भर में ये करने के पोजीशन में है? नहीं। मतलब कभी ना कभी जिंदगी में क्या होगा? कभी ना कभी वेजेस तो बढ़ेगा। पर मेरी जिंदगी में मेरी बीवी आ गई, मेरा बच्चा आ गया। अब जब से बीवी और बच्चा आया है ना, तब से मेरा मन नहीं करता है कि मेरा लेक्चर्स आउट स्टेशन में हो। मेरा मन नहीं करता है कि मैं दिन का 12-12 घंटा काम करूं, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ माय चाइल्ड। इनफैक्ट आई डोंट नो, कल ही मैंने ना फेसबुक पर 12 साल पहले एक पोस्ट डाला था। तभी मैं ना शादीशुदा था, ना रिलेशनशिप में था, ना मेरा कोई बच्चा था, ना मेरी कोई बीवी थी। सो इन दैट फेसबुक का एक वो क्या स्टेटस होता था ना, स्टेटस के अंदर मैंने डेट लिखा था, 6th ऑफ May आई वॉज इन चेन्नई, 1st of June I was in Ahmedabad, 1st of July I was again in Ahmedabad, and 19th of July I was in Rajkot। और मैंने लिखा था वाओ व्हाट एन अमेजिंग वीक, होपिंग फॉर द बेस्ट टाइम एवर। मतलब वो टाइम पर अलग लेवल का क्रेज था, क्योंकि जिंदगी में अकेला नियत्ता था। पर आज अगर मेरे को कोई ऐसा स्केड्यूल देगा ना 3 महीने में 4 बार आउट स्टेशन जाने का, मैं बोलेगा इसकी भैंस की पूछ में किधर काम कर रहा है। सो आज मेरा वेजेस तो बढ़ गया, बट डू आई वॉन्ट टू वर्क मोर? नो। रीजन कहना से एक तो वेजेस बढ़ने के वजह से मेरा ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो कवर हो गया, और दूसरा मेरे को लीजर टाइम चाहिए। कौन सा टाइम चाहिए? लीजर का मतलब क्या होता है? फ्री टाइम, मजा करने का। मेरे को जॉली जिम खाना में जाकर स्विमिंग करने का।
मेरे को फिर मेरे फैमिली को मरीन ड्राइव्स लेकर जाने का है, मेरे को मेरे बच्चे को घोड़े पर बिठाने का है, बिकॉज दोज आर द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ. तुम शायद अभी नहीं समझेगा, तुमको लगेगा क्या पागल जैसा बात कर रहे हैं, बट जब तुम लोग खुद बाप बनेगा, माँ बनेगा, तब तुमको रियलाइज होता है कि बच्चे का आने का मजा ही अलग होता है. इसीलिए तुम भी इस दुनिया में हो. छोड़. सो कहना है इसे कि अब मेरा वेजेस बढ़ गया पर मेरा सप्लाई क्या हो गया, कम. सो कहना है इसे अप टू अ सर्टन पॉइंट ऑफ लाइफ माई रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम माई रिलेशनशिप विल बिकम इनवर्स. तो सर इसका कर्व कैसा बनेगा, तो देख अपन इसका कर्व बनाते हैं. ये वाई एक्सिस पर वेजेस, ये क्या आएगा, वाई एक्सिस पर वेजेस, एक्स एक्सिस पर आएगा क्वांटिटी सप्लाई. सपोज अगर W वेजेस पर, ये मेरा W वाला पॉइंट, ये मेरा आवर्स वाला पॉइंट, मैं इतने वेजेस पर इतने आवर्स काम करता था, 150 रुपये पे 1000 घंटा फॉर एग्जाम्पल. फिर मेरा वेजेस बढ़ के हो गया 500 रुपये. तो मैंने जब मेरा वेजेस बढ़ा तो मैंने 1500 घंटा काम करना शुरू कर दिया. सो मेरा वेजेस जब W1 हुआ तब आवर्स मेरा H1 हुआ. कहना इसे ये डब्बे का नाम B. और अगर तू यहाँ पर देखेगा तो क्या दिख रहा है तुझे, हायर द वेजेस हायर द नंबर ऑफ आवर्स. मैंने मेरा सप्लाई बढ़ाया ना, मेरा सप्लाई बढ़ाया मतलब मेरे 3-4 डुप्लीकेट क्रिएट किए कि मेरा टाइम ज़्यादा दिया, इसीलिए मैंने आवर्स लिखा है H. अब क्या होगा जिंदगी में, आज सपोज कर मेरा वेजेस 1000 रुपया हो गया, पहले कितना था 150, 150 से बढ़ाया कितना 500, आज मेरा वेजेस कितना हो गया 1000. तो अब मेरे को लगता है कि मैं 1250 घंटा ही काम करेगा. यहाँ पर कितना आवर्स था 500 ही बोला था ना, कितने 1000. सो यहाँ पर मैंने 1000 आवर्स काम किया, यहाँ पर मैंने 1500 घंटा काम किया. अब मुझे ऐसा लगता है कि बस हो गया जिंदगी में, इतना काम नहीं करना मेरे को. तो जब वेजेस बढ़ गया तो मैंने मेरे आवर्स कंपेरेटिवली बढ़ा दिए कि कम कर दिए. ये बन गया H2. ये वेजेस बढ़ा पर मैंने आवर्स कंपेरेटिवली कम कर दिए, और ये जो डब्बा बना वो डब्बे का नाम C. अब तू अगर कर्व बनाएगा तो देख बड़ा ही विचित्र कर्व बनेगा. यहाँ तक अपवर्ड बना, यहाँ, और इस पॉइंट के बाद बेंड इट लाइक बेकहम, बैकवर्ड बना, पीछे के तरफ गया. एंड देयरफॉर दिस कर्व इज कॉल्ड एज बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. ये कर्व का नाम क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. हाँ 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 ना, तुम लोग तो रोनाल्डो को पहचानते हैं, बेकहम तो मेरे जमाने वाला प्लेयर है. कौन रोनाल्डो, रोनाल्डो को तो पहचानते, मेसी वाला आदमी है. अपने को दोनों अच्छा लगता है. ये आर वी क्लियर विद दिस. सो ये जो कर्व आया, कहने से ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है कि अलग है, अलग है, इसीलिए एक्सेप्शन है. सो टोटल कितने एक्सेप्शंस आए, 5. चल पहला एक्सेप्शन एग्रीकल्चरल गुड्स. एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं कि कांस्टेंट. दूसरा वाला अर्जेंट नीड ऑफ कैश रहेगा, इवन एट अ लोअर प्राइस आई विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर. रिलेशनशिप विच इज अगेन नॉट द लॉ ऑफ सप्लाई. थर्ड वाला पॉइंट, पेरिशेबल गुड्स का सप्लाई एट अ लोअर प्राइस विल बी higher because these goods can be stored के cannot be stored. 5वां पॉइंट, रेयर गुड्स या रेयर आर्टिकल्स, उसका सप्लाई बढ़ सकता है, कम हो सकता है कि कांस्टेंट रहेगा. और बेटा ये इकलौता पॉइंट 4 मार्क के लिए आ सकता है, एक्सप्लेन द लेबर सप्लाई को. तो तेरे को उसका टेबल बनाना पड़ेगा, तेरे को उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, और तेरे को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एवरीथिंग इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. देख यहाँ पर पूरा 4 मार्क के लिए सिर्फ ये एक पॉइंट आ सकता है.
और अगर 4 मार्क के लिए ये पूरा क्वेश्चन आया तो तू थोड़ा कट शॉर्ट करके लिख सकता है। देख यहां पर एग्जांपल, वेजेस कितना है 100, तो पर डे कितना काम किया 5, तो मेरा पगार कितना हो गया 500। वेजेस बढ़ गया, मैंने मेरे आवर्स भी बढ़ा दिए, मेरा वेजेस कितना हो गया 1400। अब वेजेस 300 रुपया हो गया, आवर्स कम कर दिया, फिर भी मेरा इनकम फॉल नहीं हुआ। क्यों इनकम फॉल नहीं हुआ? क्योंकि मेरा वेजेस ने वो कॉम्पनसेट कर दिया। कितना हो गया मेरा वेजेस 1800 हो गया। तू मेरा वाला एग्जांपल भी देखेगा तो यहाँ पर वो 1250 घंटा बोला मैं, तू 1000 इंटू 1500 कर तो 15 लाख रुपया होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा 1500 रुपये का रेट है, 1500 इंटू 1250 करेगा तो इट विल बी डेफिनेटली मोर देन 15 लैक्स। सो भले ही मेरा आवर्स कम हो गया, पर आवर्स को कम करने के सामने वेजेस को बढ़ा दिया, जिसने कॉम्पनसेट कर दिया मेरे पैकेज को। दैट इज वाई दिस कर्व इज अ बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। अब इसको बनाने का कैसे, 4 बार 4, क्योंकि अपन 1.5 है। क्या बोला, 4 बार 4 क्योंकि अपन 1.5 है। ये देख 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन ऊपर, 4 4 4, फिर ये 4 सेंटीमीटर लेने का, तो 4 बार 4 क्योंकि अपन ये जो x एक्सिस पर है ये भी कितना सेंटीमीटर 4, और यहाँ से यहाँ पर h1 से h2 शुड बी 1.5 सेंटीमीटर्स। आई रिपीट, 4 बार 4 क्योंकि अपन, तो 4 बार 4 का मतलब x एक्सिस पर कितना सेंटीमीटर लेने का है 4 फॉर h एंड h1 बराबर। फिर w w1 w2 किधर आएगा, 4 4 लाइन के गैप पे बनाओ। सो 4 4 4 4 सेंटीमीटर्स ऑन द x एक्सिस, और 1.5 सर 1.5 का मतलब या तो h से h2 1.5 सेंटीमीटर बना, या तो h1 से h2 1.5 सेंटीमीटर बना, तेरा डायग्राम करेक्ट आएगा। तो ये जो कर्व है ना वो प्रॉपरली बनेगा, वरना कर्व प्रॉपरली बनेगा नहीं। सो बेटा अब तेरा जो डाउट था ना वो सुन। सर हाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुन ध्यान से, इफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई, आई रिपीट, इफ द मोबाइल छोड़ दे रे बेटा, 1.5 घंटे के लेक्चर में भी मोबाइल को नहीं छोड़ सकते अपन। किसी को भी बोल रहा हूँ, जिसके हाथ में मोबाइल है उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, जो तूने बोला वो सब तो आएगा ही, प्लस एक्सेप्शन का हेड पॉइंट्स। एक्सेप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करने का नहीं, पर एक्सेप्शंस का क्या लिख कर आने का हेड पॉइंट्स। एक लाइन में एक्सप्लेन कर व्हाट आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर दोज व्हिच डू नॉट फॉलो द लॉ। Here are the following exceptions to the law of supply: rare articles, agricultural goods, urgent need of cash, labor supply, and one more point, perishable goods. बस हेड पॉइंट्स लिख कर आने का। पर सर व्हाट इफ दे आस्क एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस, तो अजम्पशंस का हेड पॉइंट लिख और एक्सेप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर। तो कितना पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का, 2, या तो पूछेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, या तो पूछेंगे लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस। अगर एक्सेप्शंस पूछा तो एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन कर, अजम्पशंस को हेड पॉइंट में डाल। अगर अजम्पशंस पूछा है तो अजम्पशन को एक्सप्लेन कर, हेड पॉइंट्स में एक्सेप्शंस को डाल। एम आई क्लियर? श्योर है? तो बेटा तेरे को लिखना तो सभी पड़ेगा, तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि किसको हेड पॉइंट के फॉर्म में लिखना, या तो अजम्पशंस को हेड पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, या तो एक्सेप्शंस को हेड पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। डन? श्योर है? लिखो और ये डायग्राम बनाओ। हेडिंग दे दो लॉ ऑफ सप्लाई। पर ब्लैंक स्पेस होता है, वो ब्लैंक स्पेस का मतलब टेलर स्विफ्ट नहीं है। प्लीज इंश्योर दैट यू आर ड्राइंग द डायग्राम इन दैट ब्लैंक स्पेस। नहीं है।
लेक्चर के ठिकाने है नहीं। कब आ रहा है बाय द वे? मैंने सिर्फ सुना है कि ही इज कमिंग टू इंडिया। भाई तब तक अपन जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका भी डाउट आ रहा है। और देख मेरे को है ना सिर्फ आर्टिस्ट लोग के नाम पता है, तू गाने मेरे को पूछेगा तो नहीं पता है। टेलर स्विफ्ट का अच्छा लगता है मेरे को। हाँ हाँ, ये ट्रैविस स्कॉट को भी मैं जानता है, बट योर जनरेशन एंड माय जनरेशन वाला जो है ना, अभी जैसे कि हम लोगों के लिए फेवरेट कौन था? एक आदमी था जिसका नाम था बैक स्ट्रीट बॉयज। तू कभी उनके गाने सुन, अलग लेवल के गाने बजाते वो लोग। सो यू शुड लिसन टू देयर सॉन्ग्स। बैक स्ट्रीट बॉयज करके था, फिर ब्रायन एडम्स करके एक था, तो ब्रायन एडम्स के गाने सुन, अमेजिंग सॉन्ग्स। ट्रैविस स्कॉट इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत जोरदार है। वो भी हम मतलब बोलते हैं ना हमारे जमाने का सिंगर टाइप्स का है। वेरी गुड सॉन्ग्स। ओ, वो सॉन्ग गाने की वजह से। ओ हाँ, मतलब जितने भी लोग वहां पर आए रहेंगे कॉन्सर्ट के लिए, वो लोग सब लोग उड़ी मार। ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। तू ब्रायन एडम्स का भी सॉन्ग सुन, बैक स्ट्रीट बॉयज का सॉन्ग सुन। ब्रायन एडम्स का तो बहुत सारा सॉन्ग्स है। अपने को अरिजीत सिंह समझ में आता है। साला ये लोग मतलब इंग्लिश के कैसे होते हैं, 4-6 सॉन्ग सुने रहते हैं अपन, पूरा तो आता नहीं है। पूरा 3 घंटे के कॉन्सर्ट में मतलब मेरे को तो इंग्लिश आता है पर मेरे को गाना नहीं आता है। एंड देयर एक्सेंट इज अ प्रॉब्लम। दे सिंग इन अ वेरी डिफरेंट टोन। क्या मालूम, आजकल तो वो ऑटो ट्यून और वो सब होता है ना, पर पहले के ज़माने में थोड़ी होता था रे। नाउ आई हैव अटेंडेड अर्लियर ऑल्सो, मतलब मैंने पहले के टाइम पर भी, पर इंडिया में थोड़ी आया था। तेरे को नहीं लगता है इंडिया के अंदर तो ये हनी सिंह आया है तब से आया है? मतलब आई डोंट नो अबाउट इट, आई माइट बी रॉन्ग। वो अभी कौन सा, वो रावल रावल गुजराती कौन था, उसका भी बहुत अच्छा गया ना। हाँ, वो अभी हुआ था ना वो अभी किसका था वो बड़े बाल वाला, कौन है? गढ़वी, आदित्य गढ़वी था वो। ओके सर। आदित्य गढ़वी का भी नहीं था अच्छा। वही ना, आजकल इंडिया में लोग ही इतने हैं भाई, पॉपुलेशन कम करो सालो। फिर एक और वही दिन पर या आगे पीछे सागर की कव्वाली करके भी कुछ तो था। सागर की कव्वाली, पता नहीं यार। नहीं नहीं, कव्वाली नहीं था वो, उसके शो का नाम वैसा था। तो मेरे फ्रेंड्स गए थे, इट वॉज क्वाइट अ गुड शो। ये जो वर्ली वाला नहीं है, अबे यार तू साले बुक नहीं लाता, पेन नहीं लाता। अबे टेक्स्ट बुक किधर है? हाँ, वैभव डायग्राम देख लिया? या इसका इंग्लिश बहुत निकल रहा है आजकल। हाँ, क्या घुस गया है कि घुसा दिया है? वैभव
ये तुम लोग ये फुल फॉर्म एजी मत लिखना, एजी ओजी लो जी सुनो जी, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं वो, छोड़ मैं ही लिख देता हूँ। वैभव है ना पढ़ने में बहुत अच्छा है, पर साले में उंगली बहुत है, ध्यान नहीं देता है। आज भी तेरा ध्यान नहीं था, 2-3 बार ऐसा फीलिंग आया मेरे को, बोला नहीं पर तेरा ध्यान नहीं था ऐसा मुझे लगा। आई माइट बी रॉन्ग, यू कैन प्रूव मी रॉन्ग। Were you looking, have you understood whatever we have done? See, at the end of the day, the goal is that you should go home understanding the concept and not in a doubt. I felt that you were not paying attention, I might be wrong. Yeah. ये एग्जाम में ये लिख कर आने के लिए है कि अपने अंडरस्टैंडिंग, रेफरेंस, दिस इज फॉर रेफरेंस। नहीं तो लोग बोलेंगे सर इतना ही लिख कर आएंगे तो क्या मजा आएगा। बेटा बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कब बनाना है? 4x4 क्योंकि अपन डेढ़ है, वही लॉजिक से बनाने का है। वाई एक्सिस पे 4-4 लाइन का गैप, अब तो ही कर्व बराबर आएगा वरना आएगा नहीं। अभी मेजर में क्या है, एक्स एक्सिस पे ही तो मेजर करना है, वाई एक्सिस पे तो तेरे को 4-4 लाइन का गैप लेना है ना, वो तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए ना। इट विल बी हार्डली अ मैटर ऑफ 1 मिनट, और तेरे को स्केल नहीं मिलेगा तो ये ले, मैं देता हूं तेरे को, बस। किसका 4th पॉइंट? 5th पॉइंट है ना वो, लेबर सप्लाई। ये तो रहा आंधी, गजब औरत है, सामने ही तो रखा है। मुझे घर जाना है। एक रुक जा, सब बेवड़े लोगों का हो जाने दे, फिर सबको एक साथ डायग्राम दिखाता हूं। ये नहीं आने वाला था क्या आज? वो लास्ट लेक्चर में भी तो ऐसा ही था, नहीं? कौला माल बन गया वो। बेटा टेक्स्ट बुक में उसका जो टेबल दिया है ना वो भी बना देना यहाँ पर। इन द टेक्स्ट बुक देयर इज अ टेबल, वेजेस, आवर्स, वेजेस 100, 200, 300, आवर्स 5, 7, 6, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस 500, 1400, 1800। શું થયું બેટા? तुम लोगों का जिसका भी डायग्राम ड्रॉ करके हुआ, क्या आपका कर्व बराबर आया?
एकदम ऐसा प्रॉपर बैकवर्ड बेंडिंग आया है, गुड। सो वाई एक्सिस पे लॉजिक 4 लाइंस है, एक्स एक्सिस पे लॉजिक 4 सेंटीमीटर्स है, और H1 और H2 के बीच का गैप 1.5 सेंटीमीटर्स है। 4 बार 4 क्योंकि अपन 1.5 है। गांजा गांजा, इसीलिए बात करते करते नहीं करना चाहिए। होगा लॉ ऑफ सप्लाई लिखवाया, लॉ ऑफ यूटिलिटी DMU लिखवाया होगा, एंड एट द सेम टाइम वी विल राइट डाउन द लॉ ऑफ सप्लाई एज वेल। दिस इज एन 8 मार्क क्वेश्चन, या तो सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई या तो लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस, दोनों भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पूरा लिख कर आओगे, असम्पशंस को भी एक्सप्लेन करोगे, एक्सेप्शंस को भी एक्सप्लेन करोगे। सो लास्ट पार्ट फॉर टुडेज क्लास, सबका बुक्स बंद कर दो, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एक्सप्लेन करने को 15 मिनट लगेगा। अगर टाइम बचेगा तो आपको क्लासरूम में ही कंप्लीट करना है, अगर नहीं बचेगा तो फोटो लेकर जाना, घर पे करके आना। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट मेरे को ये नोटबुक में चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, वेरिएशन, चेंज, या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से अगर मैं क्वेश्चंस बनाएगा ना तो 8 से 10 क्वेश्चन तो इसी में बन जाएगा। सो सबसे पहला तो मैं लिखता हूँ बेटा, सप्लाई गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू डैश एंड डैश। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, बर्थडे बाद में बात करते हैं, और प्राइस ऑफ कंसर्न्ड इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं दिख रहा है? And there can be certain other factors than price of particular or concerned good. So basically we divide this concept into 2 parts. The most important is price, then all the other factors in other factors वाला पार्ट। जब भी प्राइस के वजह से होता है तो इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिश्ता है वो डायरेक्ट है, वो तो बराबर है, रिलेशनशिप डायरेक्ट है। मेरा सवाल ये था कि इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन इन क्वांटिटी सप्लाई, और चेंज इन सप्लाई लिखूं कि चेंज इन क्वांटिटी लिखूं? वर्ड क्वांटिटी आया, इसका मतलब इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस, जबकि यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम क्या दिया है बेटा? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज चेंज इन सप्लाई। तो सर ये दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क क्या? सर यहाँ पर भी आपने वर्ड यूज किया चेंज, यहाँ पर भी आपने वर्ड यूज किया चेंज, चेंज चेंज, मैचिंग मैचिंग। यहाँ पर क्या लिखा है? चेंज इन, और यहाँ पर सिर्फ चेंज इन सप्लाई। तो वर्ड क्वांटिटी के आने के वजह से कौन आया? वर्ड क्वांटिटी नहीं है तो इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब कहना से इनके 2 बच्चे हुए, हाँ बोलो कौन से 2 बच्चे? एक का नाम एक्सपांशन, दूसरे का नाम कॉन्ट्रैक्शन। ये बराबर है? बोल। यहां पर भी इनके भी 2 बच्चे हुए, इनके 2 बच्चों का नाम इंक्रीज
इन सप्लाई, यहां पर आएगा डिक्रीज इन सप्लाई। अब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता है? ओनली प्राइस। मस्त आंसर। सो कहना से यहां पर लिखा प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। प्राइस क्या हो रहा है बेटा? राइस। क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गया? राइस। व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ राइस, एक्सपांशन। व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ falls, then it is called as contraction. ये बराबर है। So when price rises, quantity supplied rises, it is called as expansion. When price falls, quantity supplied falls, it is called as contraction. This is nothing else but the law of supply. Higher the price, higher the supply is called as expansion. Lower the price, lower the supply is called as contraction. तो अगर अपने को एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायग्राम बनाना रहेगा, चल सप्लाई कर्व डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है? अपवर्ड होता है। तो ये अपन ने बनाया सप्लाई का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा अपन? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस इज नेम्ड एज P एंड क्वांटिटी इज नेम्ड एज Q। अब पहले वाले केस में प्राइस क्या हो रहा है? राइस। प्राइस राइस होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गया? राइस। ये जो कॉन्सेप्ट हुआ A से लेकर B तक का, ये क्या है? एक्सपेंशन। चल यहां पर मेरे को बता क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन बनाने का है यहां। तो ये अगर प्राइस है, ये क्वांटिटी है, करेक्ट। तो कहना से यहां पर प्राइस फॉल हो गया P1, क्वांटिटी भी फॉल हो गया Q1। तो यहाँ पर ये A है, यहाँ पर B है। ये जो कहना इसे इन द फर्स्ट डायग्राम A to B अपवर्ड मूवमेंट है। इन द फर्स्ट डायग्राम A to B का मूवमेंट, जबकि सेकेंड डायग्राम में A to B का मूवमेंट। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। क्या नाम दिया इसको? मूवमेंट अलोंग द, एंड कैन आई से दिस इज द सेम एज द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस वेरी करता है और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सो अगर तू ये डायग्राम देखेगा, दोनों डायग्राम में प्राइस P1 चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस क्या हो रहा है? वेरी, पर अदर फैक्टर्स वेरी हो रहा, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। चल अभी राइट में जाते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज बता। इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर प्राइस के वजह से चेंज आता है क्या? मतलब प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सप्लाई बढ़ गया, इसको बोलते हैं सेम प्राइस मोर इज सप्लाइड। क्या बोला? सेम प्राइस मोर। ऐसा क्यों हुआ? प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, सप्लाई क्यों बढ़ गया? अदर फैक्टर्स। कॉस्ट क्या हुआ रहेगा? कॉस्ट कांस्टेंट। हम पढ़ रहे हैं सप्लाई गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। सप्लाई के अंदर चेंज इन सप्लाई, जब अदर फैक्टर्स के वजह से सप्लाई में बदलाव आता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें भी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। पर मैं अभी प्राइस पर हूं, देख जरा, मेरा प्राइस वाला जो डिस्कशन था वो तो खत्म हो गया। मैं प्राइस वाले डिस्कशन पे है कि मैं अदर फैक्टर्स वाले के डिस्कशन पे है? तो बेटा क्या यहाँ पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है कि यहाँ पर वजह ही अदर फैक्टर्स है? तो अदर फैक्टर्स में
प्राइस क्या लिखा इधर, सेम। इसका मतलब सप्लाई में जो बदलाव आया है वो प्राइस के वजह से नहीं आया है, किसी और के वजह से आया है, कॉस्ट के वजह से आया रहेगा। ऐसा कॉस्ट में क्या होगा जिससे सप्लाई इंक्रीज होएगा, राइज होएगा कि फॉल होएगा? कॉस्ट और सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स। तो अपने को क्या ढूंढना है कि सप्लाई कब इंक्रीज होगा? तो इंक्रीज होने के पीछे की वजह राइज इन कॉस्ट के फॉल इन कॉस्ट। कॉस्ट फॉल होगा तो सप्लाई राइज होएगा। व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी? परफेक्ट। सो रिलेशनशिप डायरेक्ट है, मतलब कि नहीं से टेक्नोलॉजी या तो लेटेस्ट है या तो सप्लाई इंक्रीज कब होगा? जब लेटेस्ट होगा तब। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, आई अग्री, आई गॉट योर पॉइंट, करेक्ट। फेवरेबल है तो सप्लाई इंक्रीज होएगा, अनफेवरेबल है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ सेलर्स? नंबर ऑफ सेलर्स अगर बढ़ गए तो सप्लाई कम। हाँ, so more the number of sellers, more will be the supply. So price क्या रहा? Same. So if at the same price more is supplied, then it is called as increase. Expansion नहीं बोल सकते। क्यों expansion नहीं बोल सकते? क्योंकि वो प्राइस की वजह से होता है, इंक्रीज प्राइस की वजह से नहीं हुआ। बोल यहाँ पर if at the same price less is supplied, अरे shameless, same less. So if at the same price less is supplied, then it is called as decrease in supply. If at the same price more is supplied, then it is called as decrease in supply. क्या increase decrease expansion contraction same है क्या अलग अलग है? increase decrease किसके वजह से हुआ वैभव? प्राइस की वजह से हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, तू बता सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज मत बोल रहे हैं, एग्जाम में तू थोड़ी जाएगा उसको हेल्प करने। हाँ मत है, हाँ तो मत बोल, उसको देख भी मत बोल बेटा। इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से होता है? प्राइस के वजह से होता है क्या अदर फैक्टर्स? अभी थोड़ा टाइम पहले प्राइस बोला था तू, तो आई होप यू रियलाइज कि तेरा ध्यान, वो भी मेरा गलती, सुना तू नहीं। चल, सप्लाई का डाउनवर्ड होता है क्या अपवर्ड होता है? अप। अपना अगर अपन ने ये प्राइस लिया, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, अब मुझे बता क्या हो रहा है? प्राइस सेम है, मतलब प्राइस ऊपर, प्राइस नीचू के प्राइस उधरिच, वहीच प्राइस पर तेरा सप्लाई Q1 हो गया। ये अगर डब्बा A है तो ये डब्बा B बन जाएगा, और B पॉइंट से मुझे एक नया सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा। If you observe the diagrams on the left and on the right carefully, यहाँ पर एक ही कर्व पर A और B पॉइंट मिल गया, एक ही पॉइंट पर A और B मिला इन वेरिएशन। बट जब अपने को इंक्रीज डिक्रीज पढ़ना है तो एक ही पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, एक ही कर्व पर नहीं मिल रहा है, दो अलग अलग कर्व बनाना पड़ा। ये बराबर, ये A to B किधर गया? राइट। राइट में गया तो इंक्रीज, लेफ्ट में गया तो डिक्रीज। तो अपना नेक्स्ट वाला ये वाला डब्बा आएगा Q, ये A, यहाँ पर ओरिजिनल सप्लाई कर्व S, ये प्राइस P। अब प्राइस ऊपर नहीं, प्राइस नीचू नहीं, प्राइस उधर सेम, उधरिच। सो इफ एट द सेम प्राइस less is supplied,
ये बन गया Q1, ये डब्बे का नाम B, और ये डायग्राम बन गया इंक्रीज का कि डिक्रीज का? बोल, मूवमेंट हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है कर्व? तो यहां पर अपन ने लेफ्ट में नाम क्या दिया था? मूवमेंट। यहां पर मैं नाम क्या देगा? शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। और बेटा यहां पर ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है, मतलब प्राइस क्या रह रहा है? प्राइस रिमेन्स सेम या तो कांस्टेंट, एंड बेटा अदर फैक्टर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं या वेरी हो रहे हैं। आर वी क्लियर? सो बेटा सप्लाई गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू डैश एंड डैश, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। प्राइस के वजह से होगा तो इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन, या तो इट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जबकि अदर फैक्टर्स के वजह से होगा तो चेंज इन सप्लाई। वेरिएशन के दो बच्चे, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन सप्लाई के भी दो बच्चे, इंक्रीज एंड डिक्रीज। हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, एक्सपांशन। लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें एक ही कर्व पे दोनों पॉइंट मिल गया, इसीलिए इसको बोला मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तूने मेरा डायलॉग सुना रहेगा तो हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई, दिस इज नथिंग एल्स बट द लॉ, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट के प्राइस वेरी, वेरएज अदर फैक्टर्स, देख डायग्राम में प्राइस P से P1 ऊपर गया, प्राइस P से P1 नीचे आया, प्राइस चेंज हो रहा है। बट देख लास्ट के दो डायग्राम, उसमें प्राइस P कांस्टेंट है क्योंकि अदर फैक्टर्स के वजह से हुआ है। सो इफ एट द सेम प्राइस मोर इज सप्लाइड, इफ एट द सेम प्राइस लेस इज सप्लाइड, इंक्रीज डिक्रीज गया किधर? राइट और लेफ्ट। सो अगर इसको भरतनाट्यम से सिखाने का रहेगा, सपोज करिए प्राइस है, सपोज करिए प्राइस किधर गया? तो हायर द प्राइस, एक्सपांशन। सो भरतनाट्यम स्टेप नंबर 1 एक्सपांशन, भरतनाट्यम स्टेप नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस राइजेस, सप्लाई राइजेस, एक्सपांशन। प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स, कॉन्ट्रैक्शन। अब अज्यूम करिए क्वांटिटी है, राइट में गया तो इंक्रीज, लेफ्ट में गया तो डिक्रीज। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, चारों दिशाओं को याद रखो, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। राइट में गया तो इंक्रीज, लेफ्ट में गया तो डिक्रीज। आर वी ऑल क्लियर? अच्छा, क्या यही डिमांड करते हैं? अभी डिमांड में भी तूने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पर अगर तू ध्यान नहीं देगा ना तो तू हगेगा। सो ऑल द बेस्ट। ये क्या था? प्राइस। भरतनाट्यम। पर भरतनाट्यम में पहले क्या था? ये डिमांड में प्राइस बढ़ा। हाँ तो बराबर है, बराबर है, तू एकदम परफेक्ट है। अभी एक्सपांशन बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन? ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। डिमांड में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सप्लाई का एक्सपेंशन है। सो हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड इज कॉल्ड एज। सर अभी तो आपने बोला था ये एक्सपेंशन है, वो सप्लाई के लिए था, ये डिमांड के लिए है। परफेक्ट। लोअर द प्राइस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन, ये डिमांड के लिए। आर वी क्लियर? सप्लाई का मतलब रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, ये याद रखना। सो सप्लाई का बात करते हैं क्योंकि मैं सप्लाई पढ़ा रहा है कि नहीं से ये एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? कंप्लीट दिस एंड गो होम। सुनो मेरा बात, कैसा चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट मेक दिस ऑन 1 पेज। आप इसको 2 पेजेस मतलब 2 साइडेड पेज लो। 2 साइडेड पेज में लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर 1 ये वाला बनाओगे, राइट हैंड साइड पर नंबर 2।
So ये 1 and 2 represent on which page you should be draw. Take a two-sided page. Two-sided में लेफ्ट में मुझे चाहिए प्राइस वाला, राइट में मुझे चाहिए अदर फैक्टर्स वाला. मैंने एक ही पेज पर बनाया है, मेरे को आपके नोटबुक में ये 2 पेजेस में चाहिए. बेटा राइट हैंड साइड पर ये भी तो लिखना पड़ेगा तेरे को. ये लेफ्ट, अरे पर फिर वापस ऊपर नीचे कितनी बार करेंगे बेटा. तो तू पहले पूरा ये कंप्लीट कर ले, फिर तू पूरा नीचे वाला पार्ट कंप्लीट कर ले. और बेटा तू ये सिर्फ छापने के लिए मत छाप, शांति से कर, समझ के कर. आई अग्री तुझे समझ में आया है, बट राइट नाउ इट फील्स एज इफ यू आर जस्ट कॉपिंग. डोंट जस्ट कॉपी, टॉक टू योर सेल्फ एंड देन राइट. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, और कन्फ्यूजन वाला है. एक में एक्सपेंशन और इंक्रीज में फ़र्क ही क्या है सर? बस वही समझना ज़रूरी है ना. फ़र्क है, ये मुझे रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन सबको होना चाहिए कि एक्सपेंशन इज ड्यू टू द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, whereas increase is due to the other factors. The only person who answered the relationship about cost was you. लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कॉस्ट की वजह से सप्लाई कब इंक्रीज होता है. तो कॉस्ट गिरने के वजह से सप्लाई इंक्रीज होता है, ऐसा हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले पॉइंट में पढ़ा था. तो जस्ट डोंट कॉपी फॉर द सेक ऑफ कॉपिंग इट. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, वरना वो नोट्स का मतलब ही क्या है. आई एम शोइंग द डायग्राम नाउ. Chalo, I want you all to complete this. I'll just use the washroom, then I have another lecture. So that's it from me today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye. ये अच्छे से बना.